हेलो AMU JMI एस्पिरेंट, वेलकम टू ALC क्लासेस। हम आपका ALC क्लासेस में खैर मकदम करते हैं। ALC क्लासेस आपको पता ही है कि जामिया और AMU के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराती है। स्पेशली क्लास 6, 9, 11th के हम लोग लेक्चर्स अपने ALC क्लासेस और यजदानी जामिया यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। मैंने आपका लेक्चर नंबर 1 जो था लाइव प्रोसेस का कंप्लीट करा दिया था। आज लेक्चर नंबर 2 है, उसको स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या कंप्लीट कराया था एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। लेक्चर नंबर 1 में हमने लाइव प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात की थी और न्यूट्रिशन के बारे में बात किया था। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, ऑटोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हमने 2 प्रकार के न्यूट्रिशन देखे थे, फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड आपका कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आज हम बात करेंगे उसी में जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसमें ह्यूमन एग्जाम्पल रहता, तो ह्यूमन का हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे और उसका पूरा किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखेंगे आज। ठीक है, देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं, पहले उनको पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को करेंगे और आगे फिर आज के लेक्चर की तरफ हम बढ़ेंगे। AMU JMI 11th एंट्रेंस का लाइव प्रोसेस चैप्टर हमारा चल रहा है, जो कि 100% मैंने बताया है आपको एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे। हम पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, जितना भी हमारा NCERT को हम बेस बनाकर बात करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लाया था जो कि पिछले लेक्चर में हमने किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस लाते हैं। ये क्वेश्चन है CBSE 2023 का आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने बात की थी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। सैप्रोफिटिक का मैंने आपको बताया था डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है। किस पे? डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो उसके एग्जाम्पल भी लिखवाए थे आपको, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं। ये कस्कुटा है, कस्कुटा एक प्लांट होता है, बट ये जो शो करता है ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। मशरूम, मैंने आपको बताया था कि फंजाई जो है हमारा एग्जाम्पल होते हैं। मशरूम एक टाइप्स ऑफ फंजाई है और वो सैप्रोफिटिक का ही एग्जाम्पल होता है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर तो बी हो गया। अब बाकी देखते हैं नीम क्या है। नीम जो है ये हमारा प्लांट है, और कैसा प्लांट है? ग्रीन प्लांट है। तो ग्रीन प्लांट्स कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? ये तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और एल्गी भी आपका ग्रीन प्लांट ही होता है, ये भी ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि एसेंशियल का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस उसके बिना होएगी नहीं, एसेंशियल है यानी कि। तो एसेंशियल पिगमेंट है, यानी क्वेश्चन में हमको मार्क कर लेना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूछा क्या है? एसेंशियल। एसेंशियल पिगमेंट कौन सा है? तो यहाँ पे पिगमेंट्स के नाम दे रखे हैं, तो हमको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए तो एक ही पिगमेंट एसेंशियल होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोरोफिल। अब ये कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, एंथोसाइनिन ये है क्या? क्लोरोफिल कैसे कलर का पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल हमें आपका पता है कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। अब ये कैरोटीन है, ये कैरोटीन पिगमेंट है, इसको देखते हैं। यानी कि कैरोटीन क्या है? कैरोटीन जो है हमारा ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। वो कहां पाया जाता है? ये कैरेट में, कैरेट वगैरह में ये पिगमेंट हमको देखने को मिलता है। ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है कैरोटीन पिगमेंट भी, बट ये एसेंशियल नहीं है, ये एसेसरी पिगमेंट है। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये दैट इज एसेसरी पिगमेंट है। अगर यहाँ एसेंशियल वर्ड ना होता और पूछता कि कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में है, तो ये भी आंसर में इसका करेक्ट होता। फिर ऑप्शन और तरीके से होता, ए एंड बी, या इस तरीके से ऑप्शन को मॉडिफाई कर दिया जाता। तो एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं? यानी कि जैसे हमारी जरूरत है वो तो हमारे लिए एसेंशियल है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब ये स्पेक्ट है, अगर मैं लगा रहा हूँ, ये मेरे लिए एसेंशियल भी हो सकता है, मेरी एसेसरीज है, मैं इसके बिना जी सकता हूँ। बट अगर मेरा किसी बंदे का हाथ नहीं हो तो वो उसके लिए एसेंशियल है, उसको काफी सारी दिक्कत आएंगी। चश्मे के बिना इतनी दिक्कत नहीं है, फिर भी 1% आंखें किसी की कमजोर हैं, एसेसरी है उसकी, बट एसेंशियल नहीं है। अल्लाह ताला ने जो हमको आंखें दी हैं ये हमारे लिए एसेंशियल है, इसके बिना जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरीके से एसेसरी का मतलब
सॉरी एसेंशियल है। एसेसरी का मतलब है कि जो मैं आउटसाइड से मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ वो एसेसरी है। एसेंशियल का मतलब है कि 100% उसके बिना वो काम नहीं होगा, जो हाथ का काम है फिर वो एसेंशियल में आ जाता है। तो इसी तरीके से जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर पिगमेंट, ये एसेंशियल पिगमेंट है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी आपकी। तो इसका आंसर तो क्लोरोफिल गया, बट हम बाकियों को भी देखते हैं कि क्यों बाकी रॉन्ग क्यों है। ये ज़ैंथोफिल है, एक पिगमेंट आपका यहाँ पे ज़ैंथोफिल है, ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। कैसा होता? येलो कलर पिगमेंट होता। और ये भी क्या है हमारा, ये भी एसेसरी पिगमेंट है। ये भी जो है ज़ैंथोफिल भी एसेसरी पिगमेंट है, यानी फोटोसिंथेसिस में ये भी प्रेजेंट होगा, बट ये एसेंशियल नहीं है। और ये जो लास्ट ऑप्शन डी दे रखा है, दैट इज एंथोसाइनिन, ये क्या है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी कि इसकी फोटोसिंथेसिस में तो जगह ही नहीं है। तो ये तो किसी कीमत पर आंसर नहीं होगा फोर्थ वाला। तो करेक्ट आंसर तो हमें पता चल गया बी है। ए और सी के भी चांस थे, अगर एसेंशियल नहीं पूछता, खाली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पूछता तो ए और सी भी हो जाता, यानी कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। बट जो आपका कैरोटीन है वो आपका कैरेट में देखने को मिलता है, बट एंथोसाइनिन जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। ठीक है, तो एंथोसाइनिन तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका एसेंशियल होने की वजह से जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का गया, दैट इज बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा हेल्पिंग। स्टोमेटा के बारे में बात करी थी हमने, काय में हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में कौन मदद करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में तो रूट हेयर मदद करते हैं। अब ये सारी डिटेल जो है आप रूट हेयर वगैरह क्लास 11th में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट चैप्टर होता है वहां पर पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में स्टोमेटा से कोई मतलब नहीं है, इसमें मदद करता हमारा फ्लोएम। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हाँ स्टोमेटा मदद करेंगे, मैंने बताया भी था आपको कि टिनी पोर्स होते हैं छोटे छोटे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में जो है हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ ट्रांसपायरेशन लॉस वगैरह भी स्टोमेटा से ही होते हैं। ट्रांसलोकेशन तो फूड का मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ये फ्लोएम करेगा, यानी कि यही वाली बात इधर घूम के आ गई। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, यानी कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल रेगुलेट ट्रांसपायरेशन इन प्लांट, यानी कि पिछले क्वेश्चन को ही घुमाकर बस लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज में पूछ लिया है। तो यानी कि इसका आंसर भी गॉड सेल ही होगा आपका, एपिडर्मल सेल नहीं। रूट हेयर मैंने अभी बताया उसका काम क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यानी कि वाटर का एब्जॉर्ब करना। जाइलम जो है ये पानी को ट्रांसलोकेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा आपका। एक क्वेश्चन हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन। ये मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म समझाया था इसका, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा काय पर डिपेंड करता है। यानी कि जो हमारी स्टोमेटा में गार्ड सेल होती हैं, अगर उनमें पानी अंदर आ रहा है तो वो टर्जिड हो जाएंगी। उसकी टर्जिड होने की वजह से क्या होगा, आपका स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और पानी बाहर जाएगा तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होगा, आपका स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स की वजह से ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग स्टोमेटा होता है। इसका ऑप्शन सी नंबर इस करेक्ट हो जाएगा। अब आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, कैसा न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन में। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता था कि खाने को सॉलिड फॉर्म में यानी कि एनगल्फ कर लिया, बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको इंजेस्ट किया, उसके बाद उसका अगला प्रोसेस होगा डाइजेशन वगैरह। तो वो डाइजेशन ही हम ह्यूमन में देखेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है आपको पता होगा, कई सारे ऑर्गन से मिलके कोई सिस्टम बने तो उसको हम सिस्टम कह देते हैं। कोई भी सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी काफी सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें भी कई सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, तो उसको हम सिस्टम कह देते हैं। बेसिकली एक मैं आपको बेसिक सी डेफिनेशन समझा देता हूं, सिस्टम के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। होता क्या है, सेल और सेल के ग्रुप से क्या बनता है, टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या होता है आपका ऑर्गन बनेगा। ठीक है, ऑर्गन के ग्रुप से आपका क्या बनता है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम।
तो उस ऑर्गन सिस्टम में काफी सारे हमारे ह्यूमन बॉडी में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक है जो जिसको हम आज स्टडी करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट से रिलेटेड बातें होती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें होती हैं, एंड एक्सक्रीशन मैनी मोर, एक्सक्रीटरी सिस्टम सारे सिस्टम है। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम की बात होती है, तो हम आज उसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में इसको पाचन तंत्र भी कह सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हमें पता होना चाहिए पहले कि ह्यूमन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा था। ह्यूमन में जो हमने न्यूट्रिशन देखा था, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, यानी कि क्या स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का और क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंटेन करता है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है दो पार्ट्स में बांटते हैं बेसिकली उसको। इसमें आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर आपकी एनस तक स्टार्ट लास्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, एनस तक आपकी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। बाकी हमारी कुछ ग्लैंड्स होती हैं, इसमें आप सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है उसको रिलीज करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपकी स्टोमक्स में होती हैं। पैनक्रियाज, लीवर, ये सारी ग्लैंड्स होती हैं। आगे आगे देखते हैं कैसा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। अब जैसे मैंने बताया आपको, दिस इज माउथ। माउथ क्या होता है? बेसिकली माउथ को समझते हैं, होता क्या है, जो हमारी लिप्स हैं और टीथ हैं, ये ओपनिंग जो है लिप्स और टीथ वाली एरिया को, इसको हम माउथ बोलते हैं। इसके माउथ में हमारी टंग भी आ जाती है। इसको, इस पूरे एरिया की ओपनिंग को, जो माउथ और ये जो ओपनिंग है लिप्स से अंदर वाली एरिया, इसके अंदर जिसमें लिप्स होती है उसको हम क्या कह देते हैं? बक्कल कैविटी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है देखते हैं आगे। और ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स की पिक्चर शो कर रखी है। ये भी हमारे जो सलाइवा क्या रिलीज करती हैं, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती हैं आपका सलाइवा। ये आपका लीवर है, इसकी लोकेशन समझ लीजिए आप, लीवर है ये आपका और ये स्टोमक्स है। इसके ही पीछे, लीवर स्टोमक्स के पीछे हमारा पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज होता है, ये छोटा सा दिखा रखा है यहाँ पर गॉल ब्लैडर, यानी कि जो लीवर से आपका बाइल जूस निकलेगा वो कहाँ पे इकट्ठा होगा? गॉल ब्लैडर में होगा। एक मिनट यहाँ पर हम लोकेशन समझ लेते हैं चीजों की इस डायग्राम में, बाकी हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं सारी चीजों को। बस ये शुरू में लाने का मकसद ये था कि एक लोकेशन एक बार आपको थोड़ी सी दिमाग में बिठा लेंगे तो उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो बाहर वाली दिख रही है आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन है आपकी। कौन सी इंटेस्टाइन है? ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपको जिसका डायमीटर पतला है जो अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात अभी आगे डिटेल में समझेंगे कि इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं। क्या लार्ज लंबी होती है? नहीं नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है। वर्ड जो है लार्ज इंटेस्टाइन, उसे क्यों बोला गया छोटी होती है? तो इनको जो लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया उसके डायमीटर की बेसिस से बोला गया, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ल्यूमन जो है बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले। तो उसी को हम आगे देखते हैं पूरा। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात थी, अब ये मैं स्लाइड में दिखाता हूं आपको। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो बात मैंने बताई थी अभी आपको पीछे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो बना है आपका एलिमेंट्री कैनाल और आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना है। एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर लास्ट होती है। उसके बीच में क्या क्या आता है? आपका माउथ है एंड ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? ये आपका फूड पाइप होता है जिससे हम खाना खाते हैं। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ईसोफेगस फूड पाइप होता है। फिर ये फूड पाइप आपका स्टोमक में जाता है। स्टोमक के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन कंटिन्यू उससे हो जाती है। तो क्या है हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्या आता है? माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब उसमें एनस पे जाकर लास्ट होता है। फ्लो चार्ट में आपको दिखाऊंगा। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट भी होता है रेक्टम, फिर उसके बाद आपका एनस आता है, यानी कि अभी डिटेल में पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन तो वहां पर देखेंगे। एसोसिएटेड ग्लैंड
मेन एसोसिएटेड ग्लैंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको, जो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं आपकी सैलिवरी ग्लैंड मैंने आपको बताया था, और गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। लीवर एक ऑर्गन भी है, अपने आप में एक ग्लैंड भी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम माउथ को देखते हैं, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी स्टार्ट होती है माउथ से होती है, माउथ या बकल कैविटी। माउथ में जो मैंने आपको बताया था कि माउथ जो स्टार्ट होगा, ये हमारे टीथ होते हैं, वहां से ही माउथ स्टार्ट होता है। कहां से? द माउथ हैज टीथ, माउथ के पास टीथ हैं, एंड टंग है। टंग के लिए हम एक वर्ड यूज कर देते हैं, लिंगुअल। ये बायोलॉजिकल टर्म है, अभी आपको इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। जैसे ही आप 11th में जाएंगे तो वहां आपको टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड पढ़ना होता है, तो उसकी लोकेशन होती है सबलिंगुअल इस तरीके से, तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा। तो माउथ पर क्या क्या है? माउथ के पास टीथ होते हैं आपके, एंड टंग। सैलिवरी ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट इन द माउथ, मैंने बताया था सैलिवरी ग्लैंड भी आपकी माउथ में ही प्रेजेंट है, आपको लोकेशन दिखाई भी थी सैलिवरी ग्लैंड्स की। ये सैलिवरी ग्लैंड्स है, तो माउथ वाले एरिया में ही सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। महसूस भी कर सकते हो आप सैलिवरी ग्लैंड्स को, तो कि आपका जो ये वाला एरिया है अंदर माउथ में, यानी कि जुबान के पास या दाढ़ों के आसपास जिनको बोलते हो आप, यहाँ से आपको सलाइवा निकलता हुआ महसूस होता होगा। तो सैलिवरी ग्लैंड की लोकेशन जो है माउथ है, माउथ के अंदर ही है। सैलिवरी ग्लैंड आल्सो प्रेजेंट इन माउथ, यानी सैलिवरी ग्लैंड्स भी हमारी माउथ में ही प्रेजेंट होती हैं। टंग क्या है? टंग के पास हमारे गस्टेटो रिसेप्टर होते हैं, जिनको टेस्ट रिसेप्टर कहते हैं। यानी कि माउथ से हमने खाने को, आपका यहाँ पर हमें खाने के डाइजेशन की बात करनी है, तो जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा वो माउथ से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमने छोटे छोटे टुकड़ों में फूड को हाथ से लिया और मुंह में उसको रखा, अब मुंह क्या है? उसको च्यूइंग कर रहा है, यानी कि हम उसको चबा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं माउथ से ही फूड को। और जो टंग है उसको मिक्सिंग में मदद करती है, यानी कि टंग उसको घुमाती है, मिक्स करती है। जो सलाइवा मिक्स होगा जब भी तो उसमें पूरी तरीके से एंजाइम होंगे, क्योंकि डाइजेशन तो हमारा स्टार्ट माउथ से ही हो जाता है। क्योंकि सलाइवरी जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, उसी वो ही हाँ हमारा डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। यानी कि जो स्टार्च का डाइजेशन है, स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। सलाइवरी एमाइलेज नाम की एक एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती हैं, वो ही हमारा स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देती हैं माल्टोज में, ठीक है। तो टंग हैज गस्टेटो, मैं टंग की बात कर रहा था, टंग हैज गस्टेटरी रिसेप्टर, यानी कि ये उन रिसेप्टर की बात कर रहा है, दैट इज टेस्ट रिसेप्टर्स। क्योंकि हम जो बता पाते हैं कि ये स्वीट है, ये सोर है, कि कड़वा बिटर है, तो ये हम टंग से बताते हैं। और उन टंग पर भी एक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। इन्हीं की वजह से बताते हैं, ये हमें सेंस ऑफ टेस्ट बताते हैं। ये स्लाइड पे लिखा है, टंग हेल्प्स इन टर्निंग ओवर द फूड दैट सलाइवा कैन प्रॉपर्ली मिक्स। मैंने आपको बताया था कि जो हम खाना खा रहे हैं, टंग उसको मिक्स करने में, क्योंकि आपने खाना खाया, आपने क्या किया? फूड लिया, फूड को आपने लेने के बाद आपने इस दाढ़ में था, आपको पता भी नहीं चलता आप खाना खा रहे हैं कि इस वाली साइड कब पहुंच गया, यानी कि लेफ्ट साइड में था, कभी राइट पहुंच जाता, कभी राइट से लेफ्ट पहुंच जाता। ये सब पहुंचने में जो मदद करती है टंग करती है, उसी की वजह से जो हमारा सलाइवा है वो मिक्स होता है फूड में। यानी कि टंग का जो रोल है मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, प्रॉपरली मिक्स्ड इन इट, यानी सलाइवा को प्रॉपरली मिक्स करती है क्या? टंग। मैंने बताया था आपको, टीथ हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल दैट स्वेलिंग द फूड बिकम इजियर। यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में, बड़े पार्ट्स में तो हम जो है अपनी इसोफेगस में यानी कि फूड कैनाल में नहीं लेके जा सकते, अटक जाएगा। आपने सुना होगा कभी कभी अटक भी जाता, अगर बड़ा फूड कोई खा ले, बच्चा खा लेते हैं कभी, बच्चों को पता नहीं होता, तो बड़ा फूड्स तो वो हमारा जो इसोफेगस है वहां पर अटक जाएगा। तो इसीलिए तो टीथ हैं जो हमारा मैकेनिकल फूड का मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये लाइन लिख सकते हो आप, टीथ जो है आपका हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन।
ठीक है। टीथ जो है उसको मैकेनिकली, यानी कि मैकेनिकली का मतलब है उसको टूटते हैं, दांतों से हम च्यूइंग करते हैं, तो उसमें हेल्प करते हैं आपके। अगर फूड हम बड़ा ले लेंगे, स्वेलिंग का मतलब होता है निगलना, तो फूड बड़ा फूड निगलने में जो है हमको दिक्कत होगी, तो ये स्वेलिंग में मदद करते हैं। स्वेलिंग ऑफ फूड इससे हमारा आसान हो जाता है। फूड्स की मतलब फूड्स को छोटा करने के बाद, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने के बाद दांतों से, तो फूड को निगलना जो है आसान हो जाएगा, इसोफेगस में निगलना आसान हो जाएगा। तो ये फूड्स का हमको रोल था। तो एक टर्म और मैं आपको बता देता हूं, अभी टाइप्स ऑफ टीथ हैं, बट मैं एक बात डाइजेशन वाली स्लाइड पे ही लिख देता हूं, वहां पे स्पेस है, यहां पे लिख देता हूं कि जो डाइजेशन है वो हमारा फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। कैसे? फिजिकल एक्टिविटी तो यही हुई, 30 से हमने फूड को चबाया, अब जो फूड का डाइजेशन होगा मोस्टली केमिकल्स करेंगे। कैसे? सैलिवरी एमेलाइज स्टार्ट हो गया हमारा निकलना, कहां से? माउथ से ही। माउथ से नीचे स्टोमक में जाएगा, वहां पे गैस्ट्रिक जूस निकलेंगे काफी सारे, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, लीवर से हमारा बाइल निकलेगा। तो ये केमिकल तो 90% तो केमिकल ही मान के चलो। अब इसको फिजियो जो है, थोड़ी बहुत जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो भी एक फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। और जो माउथ से हमने च्यूइंग किया फूड को, ये भी हमारा क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये भी फिजियो है, फिजियो प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है ये। तो जो डाइजेशन है वो हमारा फिजियो केमिकल प्रोसेस है, लिख सकते हो डाइजेशन फिजियो केमिकल प्रोसेस। क्या है? आपका फिजियो केमिकल प्रोसेस है, यानी कि फिजियो में जो है हमने 30 से जो छोटे छोटे पार्टिकल में फूड को तोड़ा, वो फिजियो प्रोसेस है, यानी कि फिजिकल प्रोसेस है हमारा। और बाकी जो हमारे इतने सारे एंजाइम्स हैं, सारा एंजाइम का ही गेम अभी हम देखेंगे। डाइजेशन को, फूड को डाइजेस्ट करने में एंजाइम्स ही मदद करते हैं। हम कैसा कैसा खाना खा लेते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा फ्लैश वगैरह भी ले लेते हैं, उसको भी जो हमारे अंदर HCl एसिड वगैरह होते हैं, यानी कि एंजाइम्स हैं, सब तोड़ के रख देती हैं। तो यानी कि केमिकल्स का बहुत ज़्यादा रोल है डाइजेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि माउथ और बक्कल कैविटी का ही पार्ट चल रहा था कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स है। ज्यादा डिटेल में हमको टीथ का भी नहीं पढ़ना, बाकी इसका फॉर्मूला भी होता है हमारा टीथ का कि कितने प्राइमरी सेकेंडरी टीथ, इस तरीके से पूरा फॉर्मूला देखेंगे। इंसीजर, मोलर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइन टाइप्स ऑफ टीथ ही हम अभी देख लेते हैं। बाकी इसका फॉर्मूला होता है, फार्मूला आप जो है क्लास 11 में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि 4 टाइप के टीथ होते हैं जो हमारा होते हैं। मोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स, कैनाइन, इंसीजर्स। ठीक है, इसको हम देखते हैं। द इंसीजर्स टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग द फूड, यानी कि जो बेसिक फूड को काटने में हेल्प करते हैं वो हमारे इंसीजर्स करते हैं। कैनाइन टीथ जो है, ये साइड वाला जो लंबा दांत होता है, आपने देखा होगा शेर वगैरह में, यानी कि इसमें जो है बहुत तगड़ा होता है। क्यों होता है? इनको इसकी जरूरत ही कैनाइन टीथ की उनको ज्यादा है, तो नेचर ने उनका कैनाइन ही ज्यादा डेवलप दिया है। क्यों? फ्लैश खाते हैं, उनको मीट चाहिए, तो उसको चीर फाड़ करने के लिए शिकार करते हैं, तो उनको कैनाइन टीथ चाहिए। तो कैनाइन टीथ जो है वो चीर फाड़ करने के लिए काम में आएगा। और जो हमारा आपका इंसीजर जो है आपका यूज फॉर कटिंग द फूड, एंड कैनाइन टीथ यूज फॉर टीयरिंग यानी चीर फाड़ से बात आ गई, द फूड फॉर क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंस, यानी कि हार्ड सब्सटेंस को भी क्रैक कर देगा आपका कौन? कैनाइन। द प्रीमोलर आर यूज्ड फॉर कोर्स ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, ग्राइंडिंग यानी कि ग्राइंड करना फूड को, फिर बारीक बारीक पार्टिकल में, जो पहले तुमने बड़े से छोटे में तोला उसको ग्राइंड करना, जैसे मिक्सी में ग्राइंड होता है, तो वो आपका प्रीमोलर्स का काम होता है। द मोलर्स आर यूज्ड टू फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी कि और ज्यादा फाइन ग्राइंडिंग्स में हेल्प करेंगे, बिल्कुल पतला जो अंदर लेके जाने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए मोलर्स हेल्प करते हैं। मोलर्स जो है वो फाइन ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, और ग्राइंडिंग में प्रीमोलर्स भी आपका काम कर रहे थे। अब जो हमने फूड खाया तो उसको अब जो है नीचे लेके जाना है, यानी कि अभी तो माउथ की ही बात चल रही थी, अभी जो है फूड जो है माउथ में ही है। अब उसको कहाँ लेके जाना? अब ओएसोफेगस फूड पाइप के जरिए स्टोमस के पास पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाया जाए? फूड पाइप
के जरिए स्टोमक में पहुंचाना है। तो जो फूड पाइप है ईसोफेगस, उसमें एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अभी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता क्या है, इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने की वजह से, अगर फूड ऊपर था तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने की वजह से ये फूड नीचे शिफ्ट कर जाता है, तो फिर ये आपका कहाँ पहुंचता है, स्टोमक में पहुंचता है, यानी कि आपके पेट में। अब उससे पहले हम सैलिवरी ग्लैंड, माउथ का ही पार्ट है, अभी उसको देख लेते हैं। सैलिवरी ग्लैंड क्या है, मैंने बताया था आपको, सैलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेंगी, सलाइवा, जिसको हम आम भाषा में हम क्या बोल देते हैं, थूक बोल देते हैं। सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी, यानी कि अभी फूड को स्लिपरी बनाना है, यानी कि थोड़ा सा स्लिप आसानी से कर जाए, लुब्रिकेट करना है फूड को, यानी कि स्लिपरी का मतलब क्या हुआ, फूड को लुब्रिकेट करता है सलाइवा हमारा। मेक्स इट इजी टू स्वेलो द फूड, यानी कि आसानी से फूड को हम निगल सकें, स्वेलो कर सकें। सलाइवा इज आल्सो कंटेन एंजाइम, जिसकी बात की थी हमने, दैट इज द सलाइवरी एमाइलेज, और इसको टाइलिन के नाम से, पेटाइलिन बोल लो या टाइलिन बोल लो, वो भी दूसरा इसका नाम है। सलाइवरी एमाइलेज जो है डाइजेस्ट करेगा काय को, आपका स्टार्च का डाइजेशन जो है सलाइवरी एमाइलेज करेगा। मैंने आपको बताया था स्टार्च का डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज कर देगा। क्या सलाइवरी एमाइलेज काय का डाइजेशन करेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टार्च का डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज को मैं यहाँ में ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है, बाकी आपकी स्पेलिंग पूरी सलाइवरी एमाइलेज की यहाँ लिख रही है। ये स्टार्च को काय में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में, काय में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। माल्टोज स्पेसिफिक नेम है सुक्रोज का, सुक्रोज जो है आपका डायसैकेराइड है, माल्टोज जो है मोनोसैकेराइड है। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट कर देता है स्टार्च को, कन्वर्ट कर देगा एक सुक्रोज, और स्पेसिफिक नाम उसका माल्टोज है, ठीक है। ईसोफेगस के बारे में मैंने बात की थी, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, बताया था आपको बाय मूवमेंट को अच्छे से ध्यान रखना, कौन से मूवमेंट से लेकर जा रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है, दैट इज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और मैंने बताया था आपको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक का मतलब एक रिदम में, यानी कि इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल पुश द फूड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कहाँ लेके जाएगा, स्टोमक में लेके जाएगा आपका। यही आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की डेफिनेशन है, जो हमने पहले ही आपको बता दी। अभी हम कहाँ हैं, अभी फूड को हम कहाँ लेके जाने की बात कर रहे हैं, अभी स्टोमक में। माउथ से फूड स्टोमक में जाने की तैयारी हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे माउथ में डाइजेशन भी हो गया है। आपसे पूछे माउथ में किसका डाइजेशन होता है, तो बताएं आप, काय का डाइजेशन होता है माउथ में, स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च काय में कन्वर्ट होता है, सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। उस सुक्रोज के मोनोसैकेराइड स्पेसिफिक नाम क्या है, माल्टोज, ठीक है। अभी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की मैंने यहाँ फिगर दिखा रखी है आपको, अटैच किए, ये आपका फूड है। फूड देखो अभी ये यहाँ पर रिलैक्स स्टेट में है, तो अभी तुमको देख रहा चौड़ा, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसको ढकेला होगा, तो ये फूड नीचे आया होगा, फिर यहाँ पे इस फूड स्टोमक की तरफ जाना शुरू हो गया आपका। ये कह रहा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जो फूड था हमारे मुंह में, जो फूड मिक्सिंग के बाद हो जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोल देते हैं। यानी कि जो बोलस ज्ञान गोल की तरह बोल के उससे याद कर लीजिए आप उसको, उस फूड को जो हमारे माउथ में मिक्स हुआ, अब वो जहाँ स्टोमक पे ईसोफेगस से स्टोमक की तरफ जा रहा है, उस फूड को क्या बोलेंगे, हम बोलस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बोलस बोल देते हैं। बिल्कुल आप ये सोच के पढ़ें क्लास में कि हमें जो है क्लास से ही सारा याद करके जाना है, बाद में कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपने माइंड में ये बना लिया, बैकएंड माइंड में, कि मुझे याद यहीं करना है, और आपका जो सिग्नल है वो स्क्रीन से जुड़े, और जो आपके कानों का सिग्नल और आंखों का सिग्नल स्क्रीन से हो, इधर उधर कहीं नहीं हो, बिल्कुल यहाँ ही आपका चैप्टर जो है तैयार हो जाएगा। लेक्चर उसी अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ आपको, बार बार रिपीट करवा रहा हूँ कि यहाँ ही तैयार हो जाए, आपका सारा काम यहीं से हो जाएगा, घर जाके बस रिवाइज कर लेना अपना। अब बात करते हैं स्टोमक। स्टोमक क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे शेप होता है। देखो जे शेप को, जे टाइप की शेप है, जे टाइप की शेप है ना, तो जे शेप होता है, बैग लाइक ऑर्गन है, और हाईली मस्कुलर बाउल्स होती हैं स्टोमक में। यानी कि इसमें जो मूवमेंट होता है, एक स्टोमक में मूवमेंट चलता है फूड का, फूड इस तरीके घुमाया जाता है, तो उस मूवमेंट को चर्निंग मूवमेंट कहते हैं। उसके लिए स्टोमक की वाल जो है हाईली मस्कुलर्स होती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मसल्स से बनी हुई होती हैं। हेल्प इन चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग ऑफ द फूड। चर्निंग का मतलब एक तरीके से मूवमेंट ही होता है, फूड का घुमाव फिराव स्टोमक के अंदर काफी देर तक होता रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, चर्निंग ऑफ फूड।
द वॉल्स ऑफ स्टोमक सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एसिडिक पीएच। आप लगाओ कि आपके स्टोमक में एसिड है तो वो आपके जलन यानी कि खाल उसकी स्टोमक की इंटरनल लाइनिंग को ख़राब नहीं करता, करता होगा ना। तो उसका भी एक मैकेनिज्म है, नेचर ने हमें उससे भी बचने के लिए एक चीज़ दी है जिसको कहते हैं म्यूकस। अभी आगे हम उसको देखते हैं कि म्यूकस क्या होता है। यानी कि HCl रिलीज हो रहा है, आपने देखा होगा कभी कभी आपके यहाँ सीने पे तेजाबियत होती है, यानी कि आपका मूवमेंट में ही कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। कभी कभी मूवमेंट होने की वजह से वो HCl जो है आपका स्टोमच से ऊपर इसोफेगस पर आ जाता है, उसकी वजह से हमें जलन होती है। ये खैर आगे का टॉपिक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि नॉर्मल ये तो सबके होता है, तो दिमाग में आता होगा क्या है, वो HCl की ही वजह होती है। The walls of stomach secrete hydrochloric acid, that is HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द जर्म्स, यानी कि हमने फूड में खाया, कभी कभी तो बहुत से लोग बिना हाथ धोए खा लेते हैं, या कहीं आप बाहर खा रहे हैं होटल पे, इतना हाइजीनिक फूड नहीं है, तो ये HCl क्या है, उसमें के जर्म्स को भी किल्स कर देता है। जो आपने फूड खाया मे बी प्रेजेंट इन द फूड, तो HCl उसको भी किल कर देता है। मोर ओवर इट मेक्स मीडियम इनसाइड द स्टोमक एज एसिडिक, जाहिर सी बात है एसिडिक है, एसिड है HCl, तो खुद तो एसिडिक मीडियम ही बनाएगा। द एसिडिक मीडियम नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम, ये एसिड का होना जरूरी है क्योंकि जो हमारी गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक एंजाइम होती है पेप्सिन, उसको एक्टिवेट करने के लिए पहले जो पेप्सिन है इनएक्टिवेट फॉर्म में होती है पेप्सिनोजन में, अभी आपको इसकी बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है, आप इतना मान लीजिए कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है पेप्सिन, उसको एक्टिवेट करता है ये एसिडिक मीडियम HCl, वो आपका प्रोटीन का डाइजेशन करवाएगी स्टोमक में। कौन? पेप्सिन। ध्यान रखना यहाँ पे एंजाइम्स का खेल है, थोड़ा सा आपको एंजाइम्स याद होनी चाहिए। मैं लास्ट में कोशिश करूंगा कि लेक्चर में आपको फ्लो चार्ट दे दूं बना के एंजाइम्स का, जो आपको आसानी हो जाए, बट थ्योरी तो हमें पढ़नी पड़ेगी ना, बाद में फ्लो चार्ट से काम चल जाएगा। जब आप चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे यानी कि लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो फ्लो चार्ट से भी काम हो जाएगा रिवाइज करने के लिए, वो भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी, यानी कि जरूरी है, नेसेसरी है, ये एसिड HCl होना जरूरी है गैस्ट्रिक एंजाइम को वर्क करने के लिए, फंक्शनल करने के लिए। द एंजाइम पेप्सिन, देखो आ गई बात यहाँ पे, जो एंजाइम मैंने बताया आपको पेप्सिन सिक्रेटेड इन द स्टोमक, कौन सी एंजाइम है याद कर लेना भाई, एंजाइम कौन सी है याद कर लेना भाई, पेप्सिन सिक्रेटेड इन द स्टोमक डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि पार्शियल का मतलब क्या है, अभी पूरा डाइजेशन प्रोटीन का नहीं होगा, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन अभी आगे भी होगा, बट जो स्टार्च था उसका डाइजेशन हुआ, कंप्लीट हो चुका है कहाँ, माउथ में। सलाइवरी कौन सी एंजाइम ने किया, कौन सी एंजाइम ने किया, सलाइवरी अमाइलेज, काय में कन्वर्ट किया स्टार्च को, माल्टोस में, माल्टोस इज सुक्रोज, ठीक है। तो पेप्सिन का जो यहाँ डाइजेशन हुआ है पार्शियल हुआ है, कल को देख लेना क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाएगा, पार्शियल और फुल में आपको घुमा देगा, आप गलत करके आ जाएंगे कि नहीं, तो ये लाइन का ध्यान रखना है कि पार्शियल बोल रहा है यहाँ पे, अभी स्टोमक में जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है वो पार्शियल हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि कंप्लीटली नहीं हो रहा, अभी आगे जाके भी प्रोटीन का डाइजेशन आगे भी होना है, अभी देखेंगे हम कहाँ होगा, पूरा बताएंगे। अब बात आती है कि HCl सिगरेट हुआ तो हमारे स्टोमक की लाइनिंग क्यों उससे जली नहीं, तो नेचर ने उसका भी इंतजाम कर रखा है, नेचर ने उसका भी इंतजाम कर रखा था। म्यूकस, यानी कि म्यूकस नाम की एक लेयर है सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टोमक्स टू सेव इनर लाइनिंग, थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रहा होगा ये लोगों की वजह से, मैं इसको हटा दूंगा, देखता हूं बाद में, ऑफ द स्टोमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि म्यूकस की लेयर काय के डैमेज से बचाती है, HCl के डैमेज से कौन बचाता है, म्यूकस। HCl के डैमेज से इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच को कौन बचाता है, म्यूकस। म्यूकस की लेयर है वो बन जाएगी इनर लाइनिंग पे और क्या आपको डैमेज से बचाएगी HCl के। HCl तो एसिड है बट उसका होना भी जरूरी था, क्यों, पेप्सिन को एक्टिवेट करना था, पेप्सिन जो है इनएक्टिवेट फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया है ना, हाँ नहीं, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हुआ है पेप्सिन के द्वारा, ध्यान रखना है पार्शियल, बट मैंने इसको गोल कर दिया, देखेंगे आगे जाके, मैंने इसको मार्क कर दिया आपका सर्कल में। अब बात आती है स्टोमक के बाद फूड कहाँ जाएगा, स्टोमक के बाद फूड इंटेस्टाइन में जाना है, कौन सी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इट इज अ हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत ज्यादा कोइल है, देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये विलूस है, यानी कि इसमें 3 कलर से दिखाया यूं है होती है,
इसलिए दिखाया हमने 3 कलर से यहाँ पे कि आसानी हो जाए आपको इंटेस्टाइन के पार्ट समझने में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो इसलिए थोड़ा सा मैं डायग्राम ऐसा लाया हूँ कि इसलिए आपको समझा पाऊँ। तो ये क्या है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है। क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ ट्यूब दैट इज हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर। मैंने बात करी थी स्मॉल इंटेस्टाइन सब उसके स्टार्टिंग में स्मॉल लग रहा है बट लॉन्ग होती है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। बट ये लार्ज और स्मॉल का गेम क्या है? ये गेम होता है ल्यूमन के ऊपर, यानी कि उसके इंटेस्टाइन के डायमीटर की वजह से ये नाम रखे गए हैं, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, समझते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन बट इट्स ल्यूमन इज स्मॉलर। यानी कि यही तो हमको देखना है। ल्यूमन जो है, ल्यूमन डायमीटर को बोलते हैं किसी भी सर्कल के, यानी कि जो डायमीटर है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत मोटी सी आंत है और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर कम है। ठीक है, देन दैट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैंने बताया था आपको किस में, नंबर 1 ड्यूडेनम, नंबर 2 जेजुनम, नंबर 3 इलियम। बस नाम याद रखना, इसके फंक्शन की आपको अभी बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसके फंक्शन आप क्लास 11th में पढ़ेंगे डिटेल में। तो आपको बस ये 3 नाम याद कर लेने हैं और एक पॉइंट ये याद कर सकते हैं, नो डाइजेशन टेक प्लेस इन जेजुनम। जेजुनम में कोई डाइजेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे डाइजेशन काय का हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में? अभी मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होगा काय का होगा, उसी को हम देख लेते हैं। यानी कि जेजुनम में डाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इससे इंटेस्टिनल जूस निकलेगा और उसमें आपका क्या होगा अभी देखेंगे हम। द इनर वॉल ऑफ इलियम, जो हमने अभी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम था उसके बारे में बात की थी हमने। तो इनर वॉल ऑफ इलियम यानी कि पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमेरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में होती है, देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इनको हम क्या बोल देते हैं? विलाय। ये विलाय क्या करते हैं? इनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब जो फूड हमारा पास हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये इलियम वाले रीजन में जो विलाय हैं ये उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि वेस्टेज बिल्कुल नहीं हुआ हमारे फूड की, तो ये उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सरफेस एरिया बढ़ा और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, तो ये इसलिए होते हैं। इससे सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से देखो लिख भी रहा है, विल इंक्रीज द सरफेस एरिया और इनसाइड द इलियम सो दैट एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस मोर ओवर। तो एब्जॉर्प्शन होगा। विलाई आल्सो रिड्यूस द ल्यूमन ऑफ द इलियम, यानी कि इसका जो बिलाई आ गई किसी आंत के बीच में या बिलाई आ जाएंगे तो इसका ल्यूमन कम पतला हो गया, और जो पतला ऑलरेडी होता ही है स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में, बट विलाई की वजह से थोड़ा वो पतला हुआ। तो उसका फायदा क्या है देखते हैं। विलाई आल्सो रिड्यूस द ल्यूमन ऑफ द इलियम सो दैट फूड कैन स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी कि अब जो फूड है यहाँ से पास होगा किसी पतले रास्ते से, अगर कोई फूड को निकलना है तो वो टाइम में निकलेगा। आपने पाइप से ही देख लें कि एक पाइप का ल्यूमन ज्यादा है तो वहां से पानी का फ्लो एकदम ज्यादा होगा। अब इसी जगह फूड की बात है, तो फूड को नेचर का मकसद था कि हम यहाँ से फूड पास हो रहा है, सारा एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना है, बाकी अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो यहीं होना है सारा। तो हम इसको फूड को यहाँ रोकें, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से न्यूट्रिएंट्स हासिल करें। तो उसी लिए ये आपका क्या था, विलाई यहाँ पे आए और जिन्होंने रिड्यूस करा ल्यूमन के साइज को, तो इससे क्या होता, फूड कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन इट फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन, यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय विलाई। अब ये डाइजेशन फूड का विलाई के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आती है बात हमारी लीवर की। काय की बात आती है? लीवर की बात आती है। लीवर को हम देखेंगे, फिर इसके बाद हम पैनक्रियाज देखेंगे। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। अगर अभी भी यहाँ पे आपने कुछ थोड़ा भी अपने कानों को दाएं बाएं कहीं और कनेक्ट कर लिया तो गलती कर जाओगे, यहाँ एक बड़ी गलती कर सकते हो। मैंने एक वर्ड का गेम है यहाँ पे जो इसमें लिखा हुआ है स्लाइड पे कि लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। अगर आपने इतना पढ़ लिया लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन तो आपका नंबर खत्म,
यानी कि आपने गलत सुन लिया। लीवर इज नॉट अ लार्जेस्ट ऑर्गन, इंटरनली लार्जेस्ट ऑर्गन। लाइन पे देखो, गौर फरमाना। एंट्रेंस में बस इतना ही गेम होता है, वर्ड्स का गेम है एंट्रेंस में, बाकी कोई गेम नहीं है। एंट्रेंस में जो गेम होगा, यानी कि आपको एनसीईआरटी या कोई भी जो आप बुक पढ़ेंगे वो लाइन का ही गेम हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनली का गेम हो गया, क्योंकि अगर लार्जेस्ट ऑर्गन आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, अब क्या आंसर होना चाहिए आपका? अब आपका आंसर होना चाहिए स्किन। हाँ भाई, स्किन भी ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का स्किन। बट अगर आपसे पूछ ले कि इंटरनली लार्जेस्ट ऑर्गन है तो लीवर होगा। इंटरनली लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज द लीवर। क्या होगा? इंटरनली लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर होगा। और एक बात और है लीवर के बारे में, पॉइंट है कि लीवर जो है आल्सो लार्जेस्ट ग्लैंड। ये मैंने आपको बताया भी था कि लीवर ऑर्गन के साथ साथ लीवर ग्लैंड भी है, और लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट इंटरनली ऑर्गन भी है। ठीक है, तो लीवर क्या सीक्रेट करेगा देखते हैं। लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। ये बाइल जूस जो है स्टोर होता है, आपका एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है गोल ब्लेडर में। ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी इंटरनली लार्जेस्ट ऑर्गन है लीवर। द लीवर सीक्रेट्स बाइल विच गेट स्टोर्ड इन द गोल ब्लेडर। ये जो है बाइल गोल ब्लेडर में स्टोर होगा। फ्रॉम द गोल ब्लेडर बाइल इज रिलीज, यानी जब इसकी जरूरत होगी बाइल रिलीज हो जाएगा गोल ब्लेडर से, और ये आगे कहाँ जाएगा? आगे ड्यूडेनम में जाएगा। कैसे जाएगा अभी हम बात करेंगे। पैनक्रियास को समझो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ आगे जाएगा। पैनक्रियास। पैनक्रियास इज सिचुएटेड, यानी कि जैसे हमारा लेफ्ट साइड में कौन था, यानी कि बॉडी थी मेरी, लेफ्ट साइड में स्टोमक था और राइट साइड में लीवर था। लीवर किधर था? राइट साइड था। ये उनके पीछे, यानी कि पोस्टीरियरली जो है हमारा पैनक्रियास की लोकेशन होगी, पीछे होगी थोड़ी सी। पैनक्रियास सिचुएटेड बिलो स्टोमक, यानी कि मेरा स्टोमक लेफ्ट में था, तो उसके पीछे की लोकेशन जो होगी स्टोमक होगी। दिखा देता हूं मैं कहाँ होगी, कहाँ होगी मैं दिखा देता हूं आपको कहाँ होगी। ये लीवर किधर है? लीवर किधर है? लेफ्ट नहीं है भाई, बॉडी को ऐसे देखना है। जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने तो ये वाला लेफ्ट में, मगर लीवर लेफ्ट में नहीं। लेफ्ट में कौन है? देखो मेरे लेफ्ट, मेरे समझो जैसे मैं आपको दिख रहा हूं तो मेरे लेफ्ट में कौन है? स्टोमक, एंड लीवर इज राइट साइड। तो स्टोमक के पीछे देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज पैनक्रियास। ये मार्क भी कर रखा है आपका। तो पैनक्रियास की लोकेशन, और एग्जाम में लोकेशन भी पूछ लेता है डायरेक्ट, किसी की भी लोकेशन पूछ सकता है, कौन लेफ्ट है, कौन राइट है, कौन पीछे है। अगर पूछना होगा एग्जामिनर को, पूछ सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो पहुंचते हैं अपनी स्लाइड पे, पहुंचते हैं। ठीक है बात चल रही थी कि आपका ये है पैनक्रियास से बात चल रही थी। तो पैनक्रियास इज सिचुएटेड बिलो द स्टोमक, ये ध्यान रखना किसके बिलो है? आपका स्टोमक के पीछे, बिलो द स्टोमक। कौन? पैनक्रियास। इट सीक्रेट, पैनक्रियास है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा। क्या सीक्रेट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इस जूस के अंदर मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन सी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं आपकी? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होगी एक पैनक्रियाटिक अमाइलेज, एक होती है आपकी ट्रिप्सिन, और एक होती है आपकी लाइपेज। अब ये काय का डाइजेशन करेंगी, क्या डाइजेशन करेंगी, हम इसको अभी देखते हैं। बाइल जो आपका कहां सीक्रेट, किसने सीक्रेट किया? लीवर ने। एंड पैनक्रियाटिक जूस किसने सीक्रेट किया? पैनक्रियास ने। गो टू ड्यूडेनम, कहां जाएंगे? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट थे? 3। कौन कौन से थे? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, तो ये कहां जाएंगे? दोनों जाएंगे ड्यूडेनम में, एक कॉमन डक्ट के जरिए, जिसको हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट करेंगे। हेपेटो बट जो यूज होता है वो होता है लीवर के लिए, आपका बायोलॉजिकल टर्म है
हेपेटो वर्ड जहां भी यूज होता हुआ दिखे समझ लेना लीवर की बात हो रही है, तो हेपेटोपैनक्रियाटिक, क्योंकि पैनक्रियास की डक्ट और हेपेटिक बाइल लाने वाली डक्ट, लीवर से जो बाइल स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में वो वाली डक्ट, तो ये कॉमन डक्ट में जाएंगे, ड्यूडेनम में, कॉमन डक्ट से ड्यूडेनम में जाएंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इस डक्ट का नाम होगा हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डक्ट का नाम पूछ ले। कौन सी डक्ट है, देख लो फिर एक बार, डक्ट कौन सी है, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट है, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। डक्ट का नाम देख लीजिए, दैट इज हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, बाइल ब्रेक्स डाउन फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी कि जो फैट के डाइजेशन की तरफ चल रहा है। बाइल जूस जो है वो फैट को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेगा, यानी कि फैट बड़ा पार्टिकल में था, मैं आपको दिखा देता हूं, दैट इज फैट। समझ लो, एग्जाम्पल सपोज कीजिए फैट था, अब इसको छोटे छोटे पार्टिकल में, छोटे छोटे स्मॉल 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 पार्टिकल में किसने तोड़ा, बाइल ने। इस बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि इसको क्या कह देंगे हम, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कह देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अरे भाई लाइट गिर गई यार, मैं भी तो डर गया, लाइट गिर गई। ये लाइट थोड़ा सा हुआ तो कोई नहीं, लाइट गिर गई, डिस्टर्ब ना हो, लाइट हमारी गिर गई। मैं 1 मिनट इसको सही कर देता हूँ लेक्चर में, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। तो कोई नहीं भाई, वो लाइट का थोड़ा सा इशू था, कोई बात नहीं, लाइट का इशू हो गया था थोड़ा सा। हम फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, कहाँ चल रहे थे। तो मैं ये बता रहा था कि आपको जो ये फैट था, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के बारे में बात कर रहे थे, कि जो फैट था लार्ज ड्रॉपलेट्स थी उसकी, यानी कि कॉम्प्लेक्स था थोड़ा, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने को ही इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने को इमल्सिफिकेशन फैट कहते हैं। उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा बाइल हेल्प करता है। तो यही लिख रहा था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आफ्टर द एंजाइम लाइपेज, यानी कि मैंने बताया था आपको जो आपकी पैनक्रियास की एंजाइम है, ये एंजाइम्स यानी पैनक्रियाटिक जूस में मिलने वाली एंजाइम है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, यानी कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगी, पैनक्रियाटिक अमाइलेज करेगी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, काय का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया। अब जो बात आएगी ट्रिप्सिन के बारे में, ट्रिप्सिन के बारे में बात करते हैं। ट्रिप्सिन काय का डाइजेशन करेगी, प्रोटीन का डाइजेशन करेगी, प्रोटीन का डाइजेशन करेगी। और जो लाइपेस है, यानी कि बाइल ने जो उसको तोड़ा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, अब उसका डाइजेशन कौन करेगा, लाइपेस एंजाइम करेगी। एंजाइम लाइपेस डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, यानी कि जो हमने अभी बाइल ने क्या किया, फैट के बड़े ड्रॉपलेट्स को, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ा, इसको क्या बोला हमने, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट वाले मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटों को कौन तोड़ेगा, आपका लाइपेस एंजाइम तोड़ेगा और इसका डाइजेशन कराएगा। कहां पे हो रहा है ये, कौन करा रहा, पैनक्रियास। हो कहां रहा है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस है कहां, कॉमन बाइल डक्ट से कहां आ रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में आ रहा था। मैंने आपको बताया था कि पैनक्रियाटिक जूस और आपका क्या, बाइल जो था, बाइल जूस दोनों एक कॉमन डक्ट से, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से कहां पहुंच रहे थे, ड्यूडेनम, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो सारा प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ और उस फैट के मॉलिक्यूल का डाइजेशन लाइपेस ने कराया, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। कहां पूछा जा सकता है कि लाइपेस यानी कि जो फैट का डाइजेशन है वो कहां हो रहा है, फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। कौन सी एंजाइम करा रही है, तो आपके एंजाइम का नाम है लाइपेस। ठीक है, और फैट का जब डाइजेशन होगा तो ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल थे, ये लाइपेस एंजाइम ने, कौन सी एंजाइम ने, लाइपेस एंजाइम ने इसको फैटी एसिड, एफ से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, काय में ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको ब्रेक कर दिया। काय में ब्रेक कर दिया, आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इसको तोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल और ये आपका फैटी एसिड है। अब एंजाइम ट्रिप्सिन के बारे में बात करेंगे, जो मैंने लिख दिया है, प्रोटीन का डाइजेशन कराएगी। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रांसिन एंजाइम भी डाइजेस्ट प्रोटीन, और प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, तो हम उसको क्या है, उसका डाइजेशन जो होगा
तो अमाइनो एसिड में ब्रेक होगा, प्रोटीन ब्रेक होगा आपका अमाइनो एसिड में, यानी कि ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, यानी कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो वो अमाइनो एसिड में होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही मिलकर क्या बनती है, अमाइनो एसिड से मिलकर हमारी प्रोटीन बनती है। तो यानी कि प्रोटीन जो टूटेगी तो अमाइनो एसिड में टूटेगी, उसको तोड़ने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन, यानी कि अब कंप्लीट डाइजेशन हो गया प्रोटीन का। अभी जो ऊपर मैंने आपको बताया था कहां पे यानी कि आपका स्टोमक में, वहां पार्शियल डाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे जो है कंप्लीट डाइजेशन करा दिया ट्रिप्सिन एंजाइम ने। स्टोमक में जो प्रोटीन का डाइजेशन कराने वाली एंजाइम थी वो पेप्सिन थी, ध्यान रखना, वहां पेप्सिन एंजाइम थी, यहाँ पे आपकी ट्रिप्सिन एंजाइम है। एंजाइम का नाम मैंने आपको लिख दिया, ये आपके एंजाइम्स हैं, पैनक्रेटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये कहाँ मिल रही हैं, ये मिल रही हैं पैनक्रेटिक जूस में आपको, ठीक है। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की यूनिट कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज की यूनिट ही तो कार्बोहाइड्रेट है आपकी, ग्लूकोज की यूनिट आपकी कार्बोहाइड्रेट है। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा वो कहाँ, ग्लूकोज में होगा। मैंने ऊपर लिख दिया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन कराता, पैनक्रेटिक अमाइलेज। तो यहाँ पे लिख रहा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन ड्यूडेनम, यानी कि एक लाइन पीछे लिखी थी मैंने कि जेजेनम में कोई डाइजेशन नहीं होता, कहां लिखी थी, नो डाइजेशन इन जेजेनम, और मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन कहां होता है, ड्यूडेनम, दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पैनक्रेटिक जूस से ये सारे एंजाइम का खेल समझ लिया। अब मैं इसको आपको फ्लो चार्ट भी दूंगा आगे। अब लास्ट पार्ट रहता है चैप्टर का, डेट इज इस टॉपिक का लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। मैंने आपको इस पर बहुत ज़्यादा देर समझाया भी था कि इसको बड़ा क्यों कहा गया है। लार्ज इंटेस्टाइन साइज में छोटी होती है लेंथ में, बट ल्यूमन की वजह से इसको लार्ज कहते हैं, यानी इसका डायमीटर जो है बड़ा होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ल्यूमन जो है इसका मोर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड रह गया था वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा। सम वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स, सम सॉल्ट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करेगी। डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। आफ्टर दैट द अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ यानी कि वेस्ट के रूप में अब वो फूड आगे जाएगा, फूड गोज टू रेक्टम, यानी कि टेम्परेरी यहाँ पे स्टोर होता है हमारा वेस्ट रेक्टम में। वेयर इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस, यानी कि जो एनस से ये फूड बाहर निकल जाएगा। जो हमारा फूड बाहर निकला उसको हम फीकल मैटर या वेस्टेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फीकल मैटर भी बोल सकते हैं, यानी कि वेस्ट फूड को क्या बोल सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये सारा जो बेस है आगे आगे मैं आपका 11th का बेस भी यहीं से बनाता चल रहा हूँ, आपका कोई गैप नहीं रहे, यानी कि बेसिक टर्मिनोलॉजी जो 11th में यूज होगी मैं आपके यहाँ यूज कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और एंट्रेंस में थोड़ा टर्मिनोलॉजी वगैरह पे भी फोकस करते हैं एग्जामिनर। तो जो हमारा बेस था, फीकल मैटर था, वो एनएस से पास हो जाएगा। और इस प्रोसेस को यानी कि वेस्ट को बाहर करना, इसको कहते हैं इजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर का एक्सेस था उसको एब्जॉर्ब किया, यानी वाटर का लॉस भी नहीं होना चाहिए ना, बॉडी में डिहाइड्रेशन भी नहीं होना चाहिए ना, तो एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब किसने कर लिया, लार्ज इंटेस्टाइन ने कर लिया ना। तो द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस, और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे। हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे, ठीक है। अब जो है हमारा चैप्टर आपका लास्ट हुआ है, ये चैप्टर आपका हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका एक फ्लो चार्ट आपको दे दूंगा, पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बना के। अब लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं बनाने चला, मैं इसको आपको इसमें ऐड कर दूंगा, इसी में आपका स्लाइड में ऐड कर दूंगा इसका फ्लो चार्ट, यानी कि जिससे आपको रिविज़न करने में हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। हमने क्वेश्चन कराए थे 2-3, अब जो है कल को क्वेश्चन लाएंगे हम इसके, इस स्लाइड के। और अब मैं थैंक यू आपसे
लेक्चर देखने के लिए ALC क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो जो है हम अभी यज़दानी JMI पे ALC के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो आप यज़दानी जामिया चैनल है हमारा यूट्यूब का, उसको भी सब्सक्राइब करें। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है, नोट्स हैं या और भी कोई रिक्वायरमेंट है, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा यज़दानी JMI के नाम से है, जिसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में भी लगा देते हैं, नोट्स भी आपके डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। कोई भी दिक्कत है, क्वेश्चन आपको जो दिए हैं, मैंने जो आंसर आपसे पूछे हैं वो कमेंट्स में बताएं, क्योंकि उससे ये होता आपको भी रिवाइज होता रहता, आप कमेंट्स वगैरह करते रहेंगे तो ठीक है। अब इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू, बाय बाय।